आप सभी लोगों का स्वागत है सबलाइन क्लासेस टूल किट ऑफ एजुकेशन में। और आज की हमारी टूल किट में है नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, जिसको आप पाठ्यक्रम विकास भी कहते हैं, आकलन कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। ढेर सारी चीज़ें इसमें एक साथ दे दी गई हैं इस पेपर में, लेकिन हम फिलहाल आपको इस पेपर के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं मोस्टली। ये वीडियो जो बीएड सेकेंड ईयर है उनके लिए है, बाकी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो हैं वो 36 मैंने क्वेश्चंस आज रखे हुए हैं। क्वेश्चन कुछ कठिन भी हैं, कुछ सरल भी हैं। बस ये है कि आपकी तैयारी कैसी है, उसी हिसाब से क्वेश्चन भी डिसाइड हो जाते हैं कि क्वेश्चन कठिन रहेंगे या सरल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सीरीज है वो कैसा रहेगा। फिलहाल जो लोग आ चुके हैं वो लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि आप लोग हैं। ठीक है, हाँ कुछ लोग दिख तो रहे हैं फिलहाल। काजल, प्रिंसेस, शिवांगी, ये लोग तो पहले से ही अवेलेबल थे जब मैंने वीडियो स्टार्ट कर रहा था उसी समय। ठीक है, तो हम देखते हैं आज की सीरीज। हाँ अभी काफी लोग आ चुके हैं, सुनील, रोली, सुमन, हरीश, सबा, रश्मि, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और चलिए अपनी सीरीज शुरुआत करते हैं। और जो लोग परेशान हो रहे हैं, एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, तो ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप लोग जितनी तैयारी कर चुके हैं उतने में ना आप कई एग्जाम निपटा सकते हो, ये समझ लो। तो एग्जाम से मत डरिए, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपको परेशान करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपको परेशान करेंगे। ठीक है, ठीक है। अरजीत, नीरज, निकिता, जेबा, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आज का हमारा, पाठ्यचर्या डिजाइन जो पूरी तरीके से विषय वस्तु और सामग्री पर आधारित होती है। देखिए कहीं कहीं पे मैंने पूरी तरीके से इंग्लिश भी रख दिया है, कहीं कहीं पे पूरी तरीके से हिंदी भी रख दी है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं दोनों मोड में लेके चल रहा हूँ आज। ठीक है, तो पाठ्यचर्या डिजाइन जिसको हम करिकुलम डिजाइन भी कहते हैं, वो पूरी तरीके से विषय वस्तु और सामग्री आधारित होती है। तीन टाइप की होती है मुख्य रूप से पाठ्यक्रम जो करिकुलम डिजाइन होती है। वो सब्जेक्ट बेस्ड डिजाइन होती है, एक होती है लर्नर बेस्ड डिजाइन, और तीसरी होती है प्रॉब्लम बेस्ड करिकुलम। और तीस चौथा कोई होता नहीं है, तो इसमें मैंने ऑल ऑफ एबव लिख दिया है, लेकिन ये ऑप्शन आपका अभी से गलत है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे। इन्हीं तीन में से आपको चुनना है कि कौन सा आपका सही है, सब्जेक्ट, लर्नर या तो। अब प्रश्न पूछ रहा है विषय वस्तु और सामग्री पर आधारित है, तो अब आपको आंसर मैं कह रहा हूं इसी समय दिख रहा होगा। आप अगर हल्का सा भी इसको पढ़े हुए हैं तो ये आपके लिए विद इन 2 या 3 सेकंड का ही क्वेश्चन। नहीं पढ़ा है तब तो बहुत कठिन हो जाएगा, है ना। हम्म, तो सब्जेक्ट बेस्ड जो भी है आपका, ये विषय वस्तु से संबंधित हो गया, सीधी सीधी बात है। लर्नर बेस्ड क्या हो गया, जो अधिगम करता है, जो पढ़ रहा है उससे संबंधित हो गया। प्रॉब्लम बेस्ड जो भी छात्र की समस्याएं हैं उससे संबंधित हो गया, है ना। तो तीनों आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये तीनों कहना क्या चाहते हैं। सब्जेक्ट बेस्ड, लर्नर बेस्ड या प्रॉब्लम बेस्ड, बहुत सरल है। जिन लोगों के उत्तर आ रहे हैं वो भी काफी तेजी से दे रहे हैं, और सभी लोग लगभग एक ही तरफ डायरेक्शन दे रहा है, तो मैं भी आपको परेशान नहीं करूंगा, सस्पेंस नहीं रखूंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट बेस्ड डिजाइन होती है जिसमें विषय वस्तु और सामग्री देखी जाती है। मतलब जैसे कोई करिकुलम बनाना है और हमें बायोलॉजी पे बनाना है, तो बायोलॉजी की चीजें ही रखनी पड़ेंगी हमें। ऐसा नहीं है कि हम उठा लाए जो फिजिक्स के कंटेंट और केमिस्ट्री के कंटेंट और हम पढ़ाना बायोलॉजी चाहते हैं, नहीं। बायोलॉजी का जब करिकुलम बनाएंगे तो हम बायोलॉजी के हिसाब से बनाएंगे। जब हम बीएड के हिसाब से बनाएंगे तो बीएड वाली टीचिंग वाली सब्जेक्ट वाली चीजें रखेंगे। इसी तरीके से आपको समझना है, जब करिकुलम सब्जेक्ट बेस्ड बनता है तो हम सब्जेक्ट वाले कंटेंट को ही चुनते हैं, विषय वस्तु वही वाली होती है। ठीक है, ठीक है मुकेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। सतत एवं मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं कर होना चाहिए। अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपने काफी कुछ पढ़ लिया होगा इसके बारे में। चार ऑप्शन आपके सामने, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल, बी है छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सी है छात्रों की व्यक्तिक कौशल रुचि एवं अभिवृत्ति, और छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता पर
इस तरह। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में से चुनना है कि कौन सा नहीं चुना जाना चाहिए। नहीं पे फोकस रखिएगा, क्योंकि प्रश्न नहीं वाले ये कौन सा इसमें गलत है, इस तरीके से आपको बहुत परेशान करने वाले हैं आज के प्रश्न। इसीलिए नहीं पूछ रहा है मतलब आपको एक गलत चीज इसमें से चुननी है। और जिस तरीके से आपकी तैयारी है उसी तरीके से आप लोग आंसर भी दे रहे हैं। अच्छा लगता है जब आप सभी लोग सही आंसर देते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, क्या क्वेश्चन सरल है? जी नहीं, क्वेश्चन सरल नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है। हाँ, हम चलते हैं अपने सही आंसर की तरफ, जो कि सभी लोग यही इशारा कर रहे हैं, तो हम भी बता देते हैं। छात्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। एक बच्चे की आर्थिक स्थिति कैसी है, इस हिसाब से अगर हम व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन करेंगे, तो ये एक गलत नजरिया है एक मूल्यांकन करने का। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी विधि व्यक्तित्व के उन पहलुओं को उजागर कर देती है जिनसे वह स्वयं अनभिज्ञ होता है? जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व के किन पहलुओं को उजागर कर देती है? कौन सी विधि जिनसे व्यक्ति खुद अनभिज्ञ, मतलब जो बालक है उसको नहीं पता है कि हमारे हम पर कौन सा प्रैक्टिकल चल रहा है, कौन सी विधि हम पर लागू की जा रही है। तो 4 उसमें से आपको चुनना है सही आंसर। सही है 4 है: प्रेक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि या आत्मकथा लेखन विधि। आप पर कौन से तरीके से विधि वहां पर लागू की जा रही है कि आप अनभिज्ञ होते हैं? अब से मान लीजिए मैं एक हिंट देता हूं आपको। एक साक्षात्कार विधि है, तो साक्षात्कार में आप कैसे जान पाओगे? साक्षात्कार में तो आप जान जाओगे कि ये हमारा साक्षात्कार चल रहा है ना? ये चीज यहाँ पे समझने वाली है। तो फिलहाल आंसर यहाँ पे सही नहीं मिल रहा है मुझे। मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। देखिए, अनभिज्ञ होने का मतलब क्या है? जो छात्र है या जिसपे भी प्रैक्टिकल हो रहा है उसको पता नहीं होता है कि उसका प्रैक्टिकल हो रहा है। ये चीज यहाँ पे बताना है। मैं बता देता हूँ सही आंसर आपको। प्रेक्षण विधि, एक दो लोगों ने सही आंसर दिया है, जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। आपके कामों को ऑब्जर्व किया जा रहा है, दूर से किया जा रहा है, छुप के किया जा रहा है, या कैमरे में किया जा रहा है। जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, कैमरा चल रहा है और आपसे कहा जा रहा है भी आप कैमरे की नजर में हैं, आप ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि आप ऑब्जर्व हो भी रहे हो कि नहीं, वो कैमरा चलता भी है कि नहीं, है ना? तो ये चीज है, इसीलिए यहाँ पे आपकी प्रेक्षण विधि सही हो जाएगी। हाँ जी, कुछ लोगों ने सही दिया है, कुछ लोगों का गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं। स्याही के धब्बों वाला परीक्षण बहुत फेमस परीक्षण है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। प्रक्षेपण विधि का निर्माण हरमन रोशा द्वारा कब किया गया? हरमन रोशा ने स्याही के धब्बों वाला परीक्षण किया था, जिसे रोसा स्याही धब्बा परीक्षण भी आप जानते हैं। बस यहाँ पे क्वेश्चन की कठिनता मैंने बढ़ा दी है। ये किस सन में आया था, ये चीज आपको देखनी। तो जितने परीक्षण है ना, उनके सन जरूर याद कर लीजिएगा, या उनको सन टॉपिक वाइज आप लिख लीजिए एक जगह, ताकि आपको ये कम से कम आइडिया हो जाए कि ये वाकई में जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो परीक्षण आप पढ़ रहे हैं, वो किस सन के आसपास हुए हैं। उससे आइडिया लग जाता है, तो कभी कभी हमारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, है ना? क्योंकि सन मोस्टली याद नहीं रहते, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, और मोस्टली लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता है, कोई बात नहीं, हम तो बताएंगे ही। 1920, 1918, 1927 या 1921 में। तो हम आपको सही आंसर बता देते हैं। सही आंसर है डी, सन 1921 में स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोसा ने लॉन्च किया था। ये एक प्रक्षेपण व्यक्तित्व विधि है, जिसमें व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, और ये प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक है। ये चीज भी पूछी जा सकती है कि नॉन प्रोजेक्टिव है कि सेमी प्रोजेक्टिव है या प्रोजेक्टिव। ठीक है। किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है? किसी बारंबारता में बहुलक, जिसको हम मोड भी कहते हैं, है ना? ये मुझे लगता है ये सब चीजें इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा ध्यान रहे तो ज्यादा सही है, क्योंकि ये मीन मीडियन मोड की हल्की सी भी हिंदी में कोई उनका नाम बदल दिया ना, तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। इंग्लिश भी पूछेंगे आपके साथ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है, तो आप इंग्लिश हिंदी मिला के चलिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, कम से कम बारंबारता मान, मध्य बारंबारता मान, अधिकतम बारंबारता मान, या इनमें से कोई नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो अधिकतम बारंबारता इसमें सही है, और आपका जिस तेजी से आंसर आ रहा है, तो मुझे भी तेजी से ही आपको आंसर बताना है। अधिकतम बारंबारता इसमें सही हो जाएगा। जो मोड होता है, मान लीजिए 5, 8, 5, 3, 2, 5,
8। इस तरीके से हम कोई चीज लिख देते हैं, तो जिस नंबर का को ज्यादा रिपीटेशन मिलता है, मतलब वो नंबर ज्यादा यूज होता है उस लाइन में, तो आपको वहां पे बताना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया। जो सबसे ज्यादा बार आया है वही आपका मोड हो जाएगा। इससे सरल आपका जो है कोई क्वेश्चन नहीं सरल हो सकता। तो आप देखिए 5 यहाँ कितनी बार आया, 5 आया है लगभग 3 बार। इसी तरीके से 5 जो है ना वो आपका मोड हो जाएगा। 5 कितनी बार आया है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। इससे कठिन मोड नहीं आएगा, क्योंकि और भी फ्रिक्वेंसी अगर दे देंगे तो मोड सबसे कठिन हो जाता है। लेकिन फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और फ्रिक्वेंसीज अगर इसमें आ जाएंगी तो क्वेश्चन फिर बड़ा हो जाएगा। वो क्वेश्चन जो 10 नंबर में आते थे आज 1 या 2 नंबर में आ रहा है, तो ये फ्रिक्वेंसी लेवल पे नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। व्यक्ति की संवेदना और अभिव्यक्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है। संवेदना मतलब संवेगों से संबंधित, आपके संवेग किस प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको देखना है कि ये जो व्यक्ति है क्या जल्दी रोने लगता है, क्या बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता है, या अपना माइंड सेटअप बहुत अच्छे से कर लेता है। ये सब अगर हमें समझना है तो कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी, उसका एटीट्यूड क्या है, किस तरीके से वो सोच विचार रखता है, अपने अपने विचारों को किस प्रकार रखता है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखनी है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ए बी सी डी। पहला है साक्षात्कार विधि यानी कि इंटरव्यू, प्रश्नावली, निरीक्षण, या ये सभी विधि उपयुक्त हैं। इस हिसाब से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। संवेदनाएं समझने के लिए आप क्या करते हो, लोगों से बातें तो करते हो। ऐसा तो है नहीं आप बहुत छुप के देख रहे हो उसकी संवेदना कैसी है। आप जब तक उसको बात नहीं करोगे उससे, आप उसके विचारों को कुछ रेगुलेट नहीं करोगे, तब तक आप समझ नहीं पाओगे इसके भीतर किस प्रकार की संवेदना है ना। तो मैं फिलहाल आपको सही उत्तर बता देता हूँ। सही उत्तर है साक्षात्कार। ठीक है। अब आप कहोगे गुरु जी ये तो बात गलत है, सबसे उपयुक्त पूछ रहा है। आपने उपयुक्त सभी तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ संवेदनाएं तो सब में चेक हो सकती हैं। ये शब्द को अगर आपने छोड़ दिया एग्जाम में, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एक ही होगा ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। आपके सामने 10 लोग खड़े हैं, सब अच्छे धावक हैं, सब अच्छा दौड़ लेते हैं। मैं कहता हूँ उसमें दौड़ने वाले कौन अच्छे खिलाड़ी, आपने कहा उपयुक्त सभी, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा अच्छा कौन दौड़ देता है, तो ये उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन वहीं पे गलत हो जाएगा। ये उपयुक्त सभी कहाँ पे लगाना होता है वो भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ओके, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, साक्षात्कार विधि। उपयुक्त सभी कहाँ पे लगाना है ये भी थोड़ा सा लॉजिक लगा के ही समझा जा सकता है। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया। वही क्वेश्चन आ गया कि प्रश्नावली का निर्माण यहाँ पे सबने किया है, जितने लोग हैं। मोस्टली जो विधियां बनाते हैं, टेक्निक बनाते हैं, या किसी भी प्रकार की प्रश्नावली बनाते हैं, तो मोस्टली लोग क्वेश्चन का निर्माण करते ही करते हैं। लेकिन सबसे पहले किसने किया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं वो फेमस हैं अपने आप में, कि वो सबसे पहले उन्होंने प्रश्नावलियों का निर्माण किया था साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन है, प्लेटो, ब्रूनर, वुडवर्थ या लोवेट। पुराने लोगों का भी नाम लिखा है, नए लोगों का भी नाम लिखा है, लेकिन प्रश्नावली का निर्माण किसने पहले किया था वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको बताना है। मैं आपको सीधे आंसर बता दूंगा, लेकिन पहले देखता हूं कि आप लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं। यहाँ पे काफी मिक्सअप देखने को मिल रहा है, लेकिन सही आंसर नहीं देखने को मिल रहा है। खैर, एक दो लोगों ने अभी भी दे दिया। मैं चलता हूँ सही आंसर पे, ताकि आपका सस्पेंस खत्म हो जाए। वुडवर्थ यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो वुडवर्थ है ना, उन्होंने सबसे पहले प्रश्नावलियों का निर्माण किया है, जो भी टेस्ट हैं उसके लिए। बाकी सबने किया है, लेकिन वुडवर्थ ने यहाँ पर सबसे पहले किया है प्रश्नावली का निर्माण। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ साथ परम शून्य भी होता है क्या कहलाती है। देखिए, मापन मैंने आपसे बताया था कि जरूर पढ़ लीजिएगा। 4 प्रकार के होते हैं, आपके सामने चारों टाइप भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब चारों के क्या क्या क्वालिटीज हैं ये भी आपको अच्छे से पढ़नी है। मैं यहाँ पे पूरा वीडियो नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन हल कर रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चनिंग नहीं समझ में आ रही है, मापन नहीं समझ में आ रहा है, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। मापन डालिएगा, सबलाइन क्लासेस डालिएगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर आपको तुरंत, ये क्वेश्चन आपको तुरंत समझ में आ जाएगा वहां पे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, समझ में आ रहा है तो बिल्कुल मत पढ़िए,
अपनी वो चीजें पढ़िए जो आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है: अनुपात मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी और नामित। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परम शून्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो किस मापनी से संबंधित होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मापन का, मेजरमेंट का। तो यहाँ पर अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो जरूर देखिएगा, आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या हो तो जो ग्रुप में आप लोग जुड़े ही हैं, ग्रुप में जुड़ेंगे तो वहां भी मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वो टॉपिक क्लियर कर लीजिए। टॉपिक क्लियर होगा तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। सही है अनुपात मापनी, ठीक है। हाँ, अनुपात मापनी चौथे नंबर पे आता है, लेकिन मैंने इसको पहले पे कर दिया आप लोगों को थोड़ा सा भटकाने के लिए कि आप नाम से इसको याद कर पा रहे हैं या सिर्फ नंबर से याद कर लिए कि चौथे नंबर वाला ही था। चौथे नंबर वाले को मैंने ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो अनुपात मापनी मापनी जो होता है ना, जिसको हम रेशियो स्केल मेजरमेंट कह सकते हैं, ये सबसे बेस्ट होता है। अगर ये भी पूछ लिया जाए सबसे बेस्ट कौन सा है, तो अनुपात मापनी है। इसीलिए इसमें परम शून्य भी होता है, बाकी सब में नहीं होता। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांख्यिकी यानी कि स्टेटिक्स में वो रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्या कहलाता है? सांख्यिकी में जो रेखा चित्र बनते हैं उसमें आवृत्तियां होती है ना, और हम कुछ इस तरीके से उसको बनाते हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो उसको हम कहते क्या है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है: स्तंभाकृति, आवृत्ति, बहुभुज, संचयी आवृत्ति या आपका रेखा चित्र। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें सिर्फ आपको स्तंभों को जो दर्शाया जाता है उसे कहते क्या है इतना है, ज्यादा डीप में मत घुसिएगा क्वेश्चन के, बहुत सरल क्वेश्चन है। और मैं जो लाइन बोल रहा हूँ सरल क्वेश्चन वाली, इससे आपका प्रश्न और सरल हो जाता है समझने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको समझने में ज्यादा ताकत लगेगी। चलिए एक और हिंट दे देते हैं, आपका क्वेश्चन ही बता रहा है कि आंसर क्या है, सीधे सीधे सामने सामने, मतलब जो शब्द लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो आंसर में भी लिखा हुआ है, बस वही आंसर आपका है। तो आप क्या आंसर लगाएंगे इसमें? हाँ, मैं सीधे आंसर बता देता हूँ आपको। मिक्सअप यहाँ देखने को मिल रहा है मुझे काफी। स्तंभाकृति कहते हैं इसको, जो आकृतियां बनी है ना, बिल्डिंग बनी बनी बड़ी बड़ी दिख रही हैं आपको यहाँ पे, तो ये चीज स्तंभाकृति कहलाती है, ठीक है। बाकी चीजें अलग हैं। तो स्तंभ जहां है वहां स्तंभाकृति, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन क्वेश्चन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। और यहाँ पे ये भाई साहब पूछ रहे हैं मीडियन, ठीक है, मीडियन पूछ रहे हैं, मीडियन। ठीक है, मीडियन आप समझ लीजिए, माध्यिका क्या होगी ये बताना है आपको इसमें। और काफी सरल प्रश्न है, अगर आपको माध्यिका निकालना आता है तो बहुत ही सरल है। बाकी मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। चलिए आप आंसर दीजिए क्या है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 5 3 7 6 4 2 1। पहले तो इनको हम हमेशा बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। कैसे? सबसे छोटी संख्या क्या है? एक है, तो सबसे छोटी रखिए। उसके बाद कौन सी है? दो है। फिर कौन सी है? तीन है। फिर कौन सी है? चार, पाँच, छ, सात। तो कोई भी नंबर स्किप नहीं हुआ है, सारे एक तरफ से लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग आंसर दे रहे हैं वो ये भी देखते चलें कि उन्होंने जो हल किया है वो सही है या नहीं, ठीक। हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मीडियन में कि हमें ये भी चीज डाउन काउंट करके रखनी पड़ती है कि जो हमारा नंबर है वो इंटीजर है या ऑड है, मतलब सम संख्या है या विषम संख्या है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या होती है तो प्रश्न ज्यादा सरल हो जाता है। कैसे? हम आधे लेफ्ट साइड से काट देते हैं और आधे राइट साइड से काट देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने देखा 1 2 3, तो हमने इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पे 5 6 7 कैलकुलेट कर लिया। जो बीच का नंबर बचा रह जाता है वही हो जाता है आपका माध्यिका। कितना सरल है, बहुत सरल है। ऐसे ही अगर ये सम संख्या होती, मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो जाता, अब आप क्या करते? समस्या ये भी तो आ सकती है। तो समस्या अगर ये आती तो आप क्या करते? इसको 3 तक ही रिपीट करते और इसको भी 3 तक रिपीट करते, बीच में दो संख्याएं बच जाती आपकी, क्योंकि सम संख्या में तो एक संख्या नहीं बचेगी ना। तो 4 और 5 को जोड़ के बटे 2 कर दीजिए, कितना होगा? 4 5 9 बटे 2,
और आपका आंसर आ जाएगा 4.5। ये सम संख्या की कंडीशन में है। लेकिन जब विषम संख्या ही दी हुई है आपके सामने या क्वेश्चन विषम संख्या वाला है तो आपका आंसर आ जाएगा 4। इस तरीके से आप हल करिए और मीडियन में कुछ नहीं है बहुत कुछ मीडियन में। अगर फ्रीक्वेंसी दी होंगी तो क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाएगा। हाँ, फिलहाल ये इस समय ये क्वेश्चन इतना सरल है। अगर नहीं समझ में आया है तो इसी पे चर्चा करिएगा ग्रुप पर और आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? रचनात्मक आकलन, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट है, मतलब रचनात्मक कार्य होते हैं, उसका आकलन अगर हमें करना हो तो कौन सा उपकरण उचित नहीं है? ये मुझे गोल गोल करना पड़ता है, वरना आप लोग ये नहीं वाला छोड़ देते हो और चट्ट से जो है अपना एक आंसर बता देते हो। ये नहीं ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल निर्भय, सही कह रहे हो। आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लगाया है क्वेश्चन पिछला वाला। यहाँ पे हम क्या आंसर देंगे, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? आप लोगों के आंसर आना शुरू हो गए हैं। मिक्सअप है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से दत्त कार्य, मतलब असाइनमेंट, प्रश्नोत्तरी, यानी कि जो भी प्रश्नोत्तर के खेल होते हैं कि हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आप हमसे पूछो, इस तरीके से। सत्र परीक्षा, यानी कि कोई भी मतलब हाफ ईयरली एग्जाम या ईयरली एग्जाम के बारे में हो रही है। डी, मौखिक क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हम कोई मौखिक प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, आप उत्तर दे रहे हो, वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा कि कौन सा उचित उपकरण नहीं है रचनात्मक आकलन के लिए? तो मैं आपको बता दूं, सी ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। मतलब ऑप्शन सही होगा लेकिन ये उचित उपकरण नहीं है रचनात्मक आकलन के लिए। इसीलिए यहाँ पे हम सत्र परीक्षा करेंगे। आप कहोगे बाकी चीजें क्यों सही हैं? बाकी चीजों में रचनात्मकता दिखाई दे रही है, सत्र परीक्षा तो होती है कि भाई ये इतना आपको करिकुलम है, इतना पूरा करके आना है, इतना पढ़ना है और इतना आपको तैयार करना है। तो ये एक सत्र परीक्षा रचनात्मक आकलन का हिस्सा नहीं हो सकती। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य असत्य, सही गलत, हाँ नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों का उदाहरण है? वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, मिलान प्रकार के प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही सरल प्रश्न है लेकिन गलत हो जाता है, मोस्टली लोगों का गलत होगा। ये मैंने अपने एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वाला रखा था क्वेश्चन, मोस्टली लोगों ने गलत कर दिया था। तो अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोस्टली लोगों ने गलत किया तो आप भी करोगे। आप बहुत तैयारी कर रहे हो अच्छे से, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, मिलान प्रकार वाले प्रश्न, सी है बहुवैकल्पिक प्रश्न, या डी है इनमें से कोई नहीं। हाँ, आपके आंसर आ रहे हैं और यहाँ पर उत्तर जो है मिक्सअप देखने को मिल रहा है। खैर, मैं आपको सही बता दूं, मोस्टली लोगों ने सही बताया है। वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न ही यहाँ पर सही उत्तर होगा। यहाँ पर इसका उदाहरण, कुछ लोग बहुवैकल्पिक बता रहे हैं। देखिए, बहुवैकल्पिक में सही गलत नहीं होता, उसमें आपको 4 या 5 ऑप्शन मिलते हैं, वो चीज आपको चुननी होती है। इसमें चुनना नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो आपको गलत भरना है या तो सही करना है। सत्य असत्य गलत और सही तो एक ही बात हो गई ना, हाँ नहीं। तो आप समझिए, वैकल्पिक मतलब या तो ये या तो ये, इस तरीके से उसको वैकल्पिक कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों की दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है लेकिन परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं किया जाता है, क्या कहलाता है? ये चीज आपको बतानी है। मूल्यांकन विद्यालय परिषद जो बनाए गए हैं उनके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन परिषद स्तर पर नहीं किया जाता है। दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है, मतलब जो दिशा निर्देश है वो तो ठीक है, लेकिन परिषद बोर्ड स्तर पे होता नहीं है। कौन सा है? अ, व्यापक मूल्यांकन, अवलोकन, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, या डी है निरीक्षण? इस क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल मयंक जी, वो मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर होता है, लेकिन परिषद जो बनाए गए हैं, विद्यालय परिषद नहीं, जो और बड़े परिषद बनाए गए, जो संस्था बनाए, प्रशासनिक संस्थान बनाए गए शिक्षा के लिए, उनके स्तर पे नहीं होता है। कौन सा होता है? मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है वो
वो यहाँ पे सही हो जाएगा। विद्यालय परिषद के दिशा निर्देश के हिसाब से हो रहा है कि चलो भाई आज इतने बच्चों को उठाओ और इनसे ये काम कराओ, देखो क्या ये बच्चे इस काम में अच्छे हैं या नहीं है। तो ये विद्यालय है, ये कोई परिषद की कोई आदेश नहीं है, ये विद्यालय स्तर पे काम हो रहा है, तो ये विद्यालय आधारित एक मूल्यांकन हो जाता है। ओके, निम्नलिखित में से पाठ्यचर्या डिजाइन का एक रैखिक मॉडल कौन सा है? यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है सब कुछ। विच इज द लीनियर मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन फ्रॉम द फॉलोइंग। लीनियर मॉडल मतलब रैखिक मॉडल आपको बताना है। प्रोसेस मॉडल कहते हैं इसे, या ये तो इसको काट दूं मैं, या इसको ऑब्जेक्टिव मॉडल कहते हैं, या इसको व्हीलर्स मॉडल कहते हैं, या इसको टेलर मॉडल कहते हैं। नाम लिखे हुए हैं, दो तो नाम ही लिखे हुए हैं नीचे, और दो आपके प्रोसेस मॉडल और ऑब्जेक्टिव मॉडल लिखे हुए हैं। इसमें कौन सा सही है? बहुत ही सरल प्रश्न है। ये प्रश्न इस तरीके के हैं कि आपको मतलब जबान पे रटे होने चाहिए, क्योंकि आपका पेपर है जल्दी निकट, इसलिए। वैसे तो हो सकता है कठिन हो जाए, लेकिन यहाँ पे ये याद होना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ, उत्तर आ रहे हैं आपके और बहुत अच्छे से आ रहे हैं और सही आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। जब सही आंसर आने लगते हैं तो अच्छा लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। चलिए हम आपको सही उत्तर बता देते हैं, ये है टेलर मॉडल। टेलर मॉडल को पूरा कहते हैं टेलर लीनियर करिकुलम मॉडल। ठीक है, पूरा नाम ही यही है। तो बस इसी तरीके से आपको याद रखना है कि टेलर का मॉडल किस नाम से जाना जाता है? रैखिक मॉडल यानी कि लीनियर मॉडल के नाम से जाना जाता है। कुछ इस तरीके से इसका हम बनाते हैं। तो जो उसके टर्म कंडीशन बन लिखी हुई है, स्टार्टिंग में स्टार्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस को, और लास्ट में मूल्यांकित कर देते हैं, यानी कि इवेल्युएट कर देते हैं हम जो भी हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो चार चीजें हैं, याद रखिएगा कि हम लीनियर मॉडल को स्टार्ट कहाँ से करते हैं। तो स्टेट करते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव्स ढूंढ के लाते हैं, और लगते हमारे उद्देश्य क्या होने चाहिए, फिर हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, फिर हम उसी को ऑर्गेनाइज करेंगे, जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंस, उससे हम आगे किस तरीके से उसको मूल्यांकित करेंगे। समझ में आई बात? चार ही चीजें दी हुई हैं, चारों अगर आप छोटी छोटे दिमाग में रख लेंगे ना, क्योंकि दिमाग हमारा छोटा ही होता है, उसमें और छोटी छोटी चीजों को रखना होता है पैक करके, तो ये चीज यहाँ पे आपको आसानी रहेगी। इसी में से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए गृह परीक्षा द्वारा, बोर्ड परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा, सतत एवं मूल्यांकन के द्वारा। तो मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, आप आंसर बताओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें मुझे ज़्यादा बोलना चाहिए कुछ इस प्रश्न में। इस प्रश्न को देखकर आपके आंसर आने शुरू हो जाने चाहिए। चलिए मैं आंसर देखता हूँ, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसमें मैं वेट नहीं करूंगा कि आप सोचो समझो, इसमें सोचने समझने वाला कोई प्रश्न ही नहीं है ना। तो बिल्कुल, पढ़ना, अभिलाषा, निकेतन, सुनील, प्रिंस, निर्भय, काजू, किट्टू, हरीश, शिवांगी, रश्मि, दीक्षित जी, कांशी, दिनेश, रोली, प्रज्ञा, ऐसे, रश्मि। चलिए बहुत सारे लोगों ने एक ही आंसर दिया है, कुछ लोगों ने हल्का सा उसको पलट दिया है। देखिए, जब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लिखा हुआ है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, दूसरी तरफ भाग क्यों रहे हो? सबसे अच्छा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ही होता है। उसके बाद हम छोटी छोटी चीजों को सतत मूल्यांकन में जोड़ सकते हैं। तो बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत एवं मूल्यांकन आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। इस पे तो विचार करने के पहले आप इस ऑप्शन को चुन लीजिए, फिर भले आप चुनिए इस बाकी ऑप्शन को, पहले इसको चुन के रखिए। उसके बाद हो सकता है कोई ऐसी बात लिखी हो कि आपको ये भी चुनना हो सकता है ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, सोहित वर्मा। मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? त्रिभुजाकार द्विविमीय, यानी कि क्या कहेंगे इसको, सेकंड डायमेंशन, हाँ डायमेंशन कहते हैं विमा को। सेकंड जो टू डायमेंशन एकल या चतुर्भुजाकार, यानी कि चतुर्भुज के बराबर हो गया, मतलब चार भुजाएं होती हैं। तो इसको किस रूप में माना गया है? मैंने पिछला जो करिकुलम पे आपको बताया था, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि मूल्यांकन को ये कहते हैं तो वो किसने बनाया था ना, तो वो चीज मैंने उसको मॉडिफाइड करके क्वेश्चन बना दिया है। ये क्वेश्चन भी बहुत सरल है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि आपने क्या किया है। चलिए बिल्कुल सही आपके आंसर आ रहे हैं, तो मैं क्यों परेशान करूं आपको। जी हाँ, त्रिभुजाकार होता है,
और त्रिभुजाकार का मतलब है कि मेन मेन इसमें तीन बातें बताई गई हैं, और तीन बातें मैंने बताऊंगा नहीं आपको, मैं आपको खाली बता देता हूँ वो बताया किसने था। मैं बता देता हूँ, ये ब्लूम ने बताया था। ब्लूम की टैक्सोनॉमी को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। अगर वो भी प्रॉब्लम कर रहा है तो फिर कठिन है ना। ब्लूम की टैक्सोनॉमी को तो बिल्कुल चार्ट डालिए, बिल्कुल समझिए कि ये चीज रहनी नहीं चाहिए। ब्लूम की टैक्सोनॉमी कम से कम 3 से 4 नंबर, 3 से 4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, नंबर जो भी डिवाइड होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपके कम से कम ब्लूम टैक्सोनॉमी के। हो सकता है ब्लूम का नाम ना लिखा हो, लेकिन टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है इससे, ठीक है। हम्म। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिलहाल इसमें ये ऑप्शन सही है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? यहाँ पे मीन पूछ रहा है। अभी हमने मीडियन निकाला था, अब हम मीन बताएंगे। प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं का मतलब पता होना चाहिए, मतलब 5 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो शुरुआत कर दीजिए, है ना। तो अगर आप वाकई में नेचुरल नंबर जानते हो तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, इतना सरल है कि आप अगले क्वेश्चन पे दिमाग लगाइएगा, इसमें तो लगाने नहीं है। लेकिन मीन क्या होता है? मीन मीडियन मोड अगर आपको निकालने पता है कोई दिक्कत ही नहीं है। ए का 3, बी का 4, सी 5 या डी 6। हाँ दिनेश बिल्कुल सही है। ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ी हो गई यहाँ पे। ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक तो एक ही बात हो गई यहाँ पे फिर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे फोकस रखिए। उसके बारे में अभी हम इसी को चर्चा में जब बढ़ाएंगे आगे तो आपका हल हो जाएगा, चिंता मत करिए। अभी हमने एक क्वेश्चन और रखा है, इसीलिए मैंने डिटेल में बताया नहीं था ब्लूम को। ठीक है, हाँ चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या सही है आपका। सभी के आंसर आना शुरू हो गए। 5 प्राकृत संख्याएं होती कौन सी हैं? 1 2 3 4 5, यही प्राकृत संख्याएं हैं। इनको दो जोड़, ऐसे तो मीडियन निकालते हैं। अब कितने कंटेंट लिखे हुए हैं? 5, तो हम इसको 5 कर देते हैं। ऊपर जब हम जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 15 15 हो जाएगा। 15/5, 5×3 = 15, और हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक, मैंने शॉर्टकट में समझा दिया है, मुझे नहीं लगता कि मेरी भी निकालने को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो ए का 3 है बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, कुछ लोगों ने सवाल लगा भी दिया है अच्छे से, तो समझ लीजिए कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए। ए का 3, यहाँ पर ए का 3 है। जिनका भी 3 ऑप्शन आया है वो बिल्कुल सही है। हाँ जी, मयंक पटेल बिल्कुल सही। अभी हम चर्चा करेंगे उस बात पे। व्यक्तिनिष्ठता के मूल्यांकन क्या है? इंडिविजुअल व्यक्तिनिष्ठता के मूल्यांकन क्या है? इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये प्रश्न सरल तो है, लेकिन पढ़ के सरल है। मतलब ये नहीं कि अरे देखा चलाओ यही वाला इसका ऑप्शन है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है इसमें। तो ऐसा परीक्षण जहाँ परीक्षण मूल्यांकन आपके ज्ञान पर आधारित होता है, आधार पर करता है, ठीक है। और ऐसा मूल्यांकन जहाँ व्यक्तित्व का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, विषय वस्तु गौण हो जाए, जब किसी व्यक्ति को सर्वे सर्वा बना दिया जाए। और डी ऑप्शन है किसी विचार को निरपेक्ष दृष्टि के बदले सापेक्ष दृष्टि से देखना। बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शन रखे हैं भाई, समझ लीजिए, इसमें इतना सरल नहीं है। ठीक है। तो इसमें प्रश्न को एक बार मत पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा। प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, सही ही होना चाहिए। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है, इसका फायदा उठाइए। चलिए, ऑप्शन आना शुरू हो चुके हैं आपके, और हम भी आपको बता ही देते हैं सही उत्तर इसमें क्या है। व्यक्तिनिष्ठता का मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जहां व्यक्तित्व का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे और विषय वस्तु भले ही गौण हो जाए। मतलब व्यक्तित्व की बात होती है व्यक्तिनिष्ठता में। हम किसी के व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं तो व्यक्तित्व का प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाना चाहिए। जो चीजें आसपास हैं वो क्या इम्पैक्ट कर रही हैं वो इस समय में महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। हमारे जितने महापुरुष हैं हम उनके व्यक्तित्व से उनको जानते हैं। वो उनके पास कौन सा सामान था वो उससे कोई लेना देना नहीं है। उनके पास कौन सी गाड़ी थी इससे कोई लेना देना नहीं। हम उनकी महानता से उनको जानते हैं। तो व्यक्तिनिष्ठता का मूल्यांकन उनके व्यक्तित्व से होता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाएगा? ठीक है, चरों को आरोही मतलब होता है
बढ़ता हुआ क्रम है ना, ये मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से। अवरोही होता है 4 3 2 1, है ना, तो ये ऊपर वाला आरोही है, नीचे वाला अवरोही है, घटता हुआ क्रम। तो चरों को आरोही क्रम में रखने पे बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है? अभी मैंने इस पे एक सवाल लगाया था, तो मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत सरल है। माध्य होगा ये, या माध्यिका होगी, बहुलक होगा, या कुछ नहीं होगा? हाँ, सभी का सही है। तो हम बिना रुके, बिना सस्पेंस बनाए इसको सही कर देते हैं। माध्यिका, मीडियन बिल्कुल सही है। ठीक है, माध्य होता है मीन, और बहुलक होता है मोड, और ये माध्यिका होती है मीडियन। जो आपका उत्तर सही है, माध्यिका। ठीक है, मीन मीडियन मोड करके याद रखेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ECCE स्टैंड्स फॉर, ECCE का फुल फॉर्म आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हाँ, एजुकेशन चाइल्डहुड चिल्ड्रन अर्ली, बी है अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन एजुकेशन, सी है अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम एजुकेशन, डी है एसेंशियल करिकुलम चिल्ड्रन एजुकेशन। अगर ये चीज पता नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कुछ जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी इस वाले पेपर में, और मोस्टली जो चिल्ड्रन डेवलपमेंट से संबंधित है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी संस्थानों की फुल फॉर्म तो आपको याद ही रखनी है, जैसे एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, यूजीसी का क्या है, डाइट का क्या है, सीबीएसई का क्या है ना, एनसीटीई का क्या है। ये सब इतने सरल हैं कि मुझे नहीं लगता उनको रखना मुझे यहाँ पे उचित है। फिलहाल उसी में से ही एक दो मैंने और गुणे हैं जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और उसी से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। तो ईसीसीई का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हम्म, अच्छी चीज़ है। कुछ लोग क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर देते हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट अच्छा होता है कि आप जिस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उस पे नंबर डाल के देना चाहिए, है ना। चलिए, जैसे भी आपको इजी रहे वो तो अच्छी बात है। मिक्सअप है। मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे सही आंसर है अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन एजुकेशन। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन एजुकेशन इसका सही जो फुल फॉर्म है वो होगा। बाकी इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है। अगर आप ECCE के बारे में पढ़ोगे तो भी कोई विशेष क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। बस हमें किस प्रकार से जो अर्ली चाइल्डहुड वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी एजुकेशन किस किस तरीके से होनी चाहिए, तो मोटी मोटी बातें उसमें बताई गई है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधार कार्ड में पड़े हुए नंबर किस प्रकार के मापन को प्रदर्शित करते हैं? मैंने कहा था मापन जरूर पढ़िएगा। मेजरमेंट। मापन 4 प्रकार के होते हैं, चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। और आधार कार्ड में, आधार कार्ड का मतलब मत पूछना कि आधार कार्ड क्या होता है, आधार कार्ड सबको पता है क्या होता है, ठीक है। तो आधार कार्ड में जो नंबर पड़े होते हैं, है ना, आई थिंक, हाँ, कितने नंबर का होता है, 16 नंबर का कि 12 नंबर का? चलिए, ये क्वेश्चन नहीं है। आप, आधार कार्ड में जो नंबर पड़े होते हैं वो किस मापन को प्रदर्शित करते हैं, ये यहाँ पे आपके लिए प्रश्न है। हम्म, ठीक है। आप लोगों के आंसर आना शुरू हो चुके हैं, जिसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल रहा है मुझे, और वो वेरिएशन नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए है तो हम तो उसको सही करेंगे। आधार कार्ड में जो नंबर पड़ा होता है, या पैन कार्ड में जो नंबर पड़ा होता है, या आपके आईडी कार्ड में जो रोल नंबर पड़ा होता है, जैसे आपको रोल नंबर मिल जाता है, ये सारी चीज़ें, या किसी भी प्रकार का कोई भी, मान लीजिए किसी की टी शर्ट पे कोई नंबर पड़ा हुआ है, उसी तरीके से कईयों के टी शर्ट पे कोई नंबर पड़ा हुआ है, तो ये कोई ऐसी मापन नहीं है जो मापन करके आपको मिले हो। ये एज ए डिजिट मिल गई है जो आपको मिल गई है, ये नंबर आपके लिए अलॉट कर दिया गया है। समझ गए? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, मापनों को समझ लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो देख लीजिएगा नहीं पता हो तो। यहाँ पे नामित मापन जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल सही है। नॉमिनल मेजरमेंट जिसको कहते हैं वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, मापन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे आंसर देख के बहुत बढ़िया नहीं लग रहा है कि आप लोगों ने इस तरीके से जो उत्तर दिए हैं। सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ, तो सिलेबस किस कंटेंट का पार्ट है आपको यहाँ पर ये बताना है। ए ऑप्शन है करिकुलम, बी ऑप्शन है स्टूडेंट, सी ऑप्शन है स्कूल,
डी ऑप्शन है पेरेंट्स। पेरेंट मीन पेरेंट्स, ठीक है। चार ऑप्शन है, बहुत सरल प्रश्न है, तो इस पे बहुत ज्यादा देर रुकने का कोई मतलब नहीं है। मैं फट से आपके आंसर देख लेता हूं और हम आपको सही आंसर बता के आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है? सिलेबस इज अ पार्ट। सिलेबस किस कंटेंट का पार्ट है इसमें से, ये चीज आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। और जिस तेजी से आपके आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक ही तरीके का आंसर है यहाँ पे। करिकुलम, देखिए करिकुलम इज द ब्रॉड सेंस, है ना। करिकुलम एक बड़ी चीज है जिसमें कई चीजें आ जाती हैं। करिकुलम ऐसे समझ लीजिए जैसे आप बीएससी कर रहे हैं। मान लीजिए आप बीएससी करके बीएड कर रहे हैं, तो बीएससी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी 3 साल की होती है और 3 साल में आपको बहुत कुछ करना है। बीएससी में प्रैक्टिकल भी करना है, बीएससी में असाइनमेंट भी बनाने हैं, आपको एग्जाम भी देना है, आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं, बहुत कुछ करना है, बुक्स भी पढ़नी है। तो बीएससी 3 साल तक चलती है। सबका अपना अपना एक टाइप चलेगा, किस किस तरीके से कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है किस किस ईयर में, ये करिकुलम डिसाइड करेगा। लेकिन तीसरे साल के पहले ईयर में आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, दिस इज सिलेबस। ये सिलेबस हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज समझ लीजिएगा, सिलेबस जो है वो करिकुलम का एक छोटा सा पार्ट है, जो 1 साल के लिए मान लीजिए या 6 महीने के लिए एज ए सेमेस्टर पार्ट के रूप में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन करिकुलम पूरा कोर्स डिसाइड करेगा, जो आप कोर्स करने जा रहे हो उसको। हम्म, चलिए ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई बालक साइकिल चलाना सीख रहा है तो ब्लूम के किस शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित होगा? मैंने कहा था ना, ब्लूम का एक क्वेश्चन मैंने और रखा है, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि ब्लूम किस तरीके से अपने जो उन्होंने बनाए हैं अपनी टैक्सोनॉमी, उसको किस तरीके से बांटा है। और समझना अगर आपको है तो हमारा आप वीडियो देख लीजिएगा जो हमने बनाया है आप लोगों के लिए। आप से संबंधित है, ठीक, एक्टिविटी से संबंधित है। तो साइकिल चलाना भी एक प्रकार से एक्टिविटी है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से मार्गदर्शन प्रदान करता है। कलम है वो कल्चर बनाता है। क्लासरूम कल्चर नहीं हो सकता, वो तो एक समाज हो गया। कल्चर जो आप जिससे आप प्रभावित हो रहे हो, आप तो क्लासरूम का एक हिस्सा हो। और प्रभावित किससे हो रहे हो? अपने करिकुलम से। ये मैंने पिछले क्वेश्चन की बात उठाई है क्योंकि काफी लैगिंग हो रही है, काफी देर में मुझे चैट दिखाई दे रही है, इसीलिए मैंने इस बात को उठाया यहाँ पे। खैर, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है टीचर। और पाठ्यक्रम निम्न से मार्गदर्शन प्रदान करता है टीचर को। आईक्यू पद की उत्पत्ति जर्मन शब्द इंटेलिजेंस कोशेंट से हुई है। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि था, ये आपको यहाँ पे बताना है। आईक्यू का फुल फॉर्म तो आपको मैंने क्वेश्चन में ही लिख के दे दिया है, तो मुझे नहीं लगता आईक्यू का फुल फॉर्म किसी को पता नहीं होगा। पिछले वाले पेपर में मैंने आईक्यू का फुल फॉर्म पूछा था, सबको पता था। तो इस क्वेश्चन को बहुत महत्वता न देते हुए इसको आगे मैं बढ़ाता हूँ और पूछ रहा हूँ कि सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया किसने था, ये बताना है। ठीक है। हम्म काफी लैगिंग हो रही है, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाए। अगर हो जाए तो आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत अभी से आ रही है, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम आ रही है। रोली जी पूछ रही हैं कि टीचर मार्गदर्शन करता है। टीचर नहीं मार्गदर्शन कर रहा है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, जो करिकुलम है वो किसको मार्गदर्शन प्रदान करता है? करिकुलम, ना कि टीचर। टीचर तो छात्रों को करता है, लेकिन जो करिकुलम है वो टीचर के लिए मार्गदर्शन होता है कि किस तरीके से हमको पढ़ा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली सभी कठिनाइयों से संबंधित है? समेटिव असेसमेंट, बी है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, प्रश्न को समझिए। देखिए, मैंने हर बार ये लाइन जरूर बोली है, प्रश्न को समझा करिए। आप लोग प्रश्न को समझकर समझने के बजाय फोकस करते हो, अरे नहीं नहीं बस ये वाला आंसर लगा दो।
प्रश्न को जब आप समझोगे, हमेशा हर चीज छात्रों के लिए नहीं होती, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो भाई, है ना। हर चीज छात्र छात्र हो जाएंगे तो फिर हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे? वैसे भी नहीं बचे। कोरोना ने जितने टीचर हैं वो कह दिया है कि बस घर पे बैठो पढ़ाओ। तो घर पे बैठे हैं तो हर चीज छात्रों के लिए नहीं होती, कुछ चीजें हमारे लिए भी होती हैं, टीचर्स के लिए भी होती हैं। चलिए अब यहाँ पर देखना है, कौन सी मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान सभी कठिनाइयों से संबंधित होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। मैं आपको बता देता हूं इसका सही आंसर क्या है। यहाँ पर नैदानिक मूल्यांकन बिल्कुल सही है। दिनचर्या का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो हो जाता है बी, ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो उद्देश्य होते हैं उसको हमें पूरा करना होता है। पाठ्यचर्या के जो महत्वपूर्ण कारक है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त करना। ठीक है। हम्म। तो फिलहाल नेट प्रॉब्लम कर रहा है, ये मैं समझ सकता हूँ। और अगर नेट अगली बार प्रॉब्लम करे तो बिल्कुल बता दीजिएगा, मैं क्वेश्चंस जो है ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ नहीं मिले हैं वो वहाँ पे मिल जाए। तो बिल्कुल बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आइडिया नहीं लग पाता कभी कभी कि नेट कहाँ पर आपको आउटपुट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। हम्म। निर्भय जी, सिलेबस में दो ही फॉर्मेटिव और समेटिव, सिलेबस पे मत जाइए। तीन टाइप के होते हैं, सिलेबस आपका पीछे रह जाएगा कहीं तो समस्या पैदा कर जाएगा। तीन टाइप के मेन होते हैं, उस पर ज्यादा फोकस रखिएगा। ठीक है। और नहीं आपको समझ में आ रहा है तो मूल्यांकन जो मेरा एक वीडियो है उस पे आप चले जाइएगा, वो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। वो आपको समझ में आ जाएगा कि तीन तरीके का मूल्यांकन किस तरीके से डालिएगा। इवेल्युएशन, टाइप ऑफ एवेल्युएशन और सबलाइन क्लासेस, तो आप वहीं सीधे उसी वीडियो पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विशिष्ट समय में कवर किए गए किसी विषय के विषयों की रूपरेखा क्या कहलाती है? क्या बात है। विशिष्ट समय में कवर किए गए किसी विषय के विषयों की रूपरेखा क्या कहलाती है? एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट टू द कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड। प्रोग्राम, सिलेबस, करिकुलम, कोर्स, क्या कहेंगे उसको जो एक विशिष्ट समय में, स्पेशल टाइम में एक किसी विषय को कवर करना होता है? बहुत सरल है, मैं आपको बता दूं ये प्रश्न आपको। हम्म। प्रतिमान के क्वेश्चन करा दीजिए। देखिए क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूं, लेकिन आप अगर टेलर का प्रतिमान और हिल्दा ताबा प्रतिमान पढ़ लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा प्रतिमान पढ़ने नहीं पड़ेंगे। मेरे हिसाब से ये दो प्रतिमान आपके लिए बहुत काफी हैं। ठीक है। बाकी आप डिजाइन पढ़ना चाहते हैं प्रतिमानों की तो वो देख लीजिए, क्योंकि इस समय अब पेपर बहुत नजदीक है। अलग से पढ़ाने के लिए अब समय मेरे पास शायद नहीं मिल पाएगा मुझे। इसीलिए आप दो प्रतिमानों पे ज्यादा फोकस करिए, हिल्दा ताबा पे और टेलर लीनियर मॉडल। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ वो आपके लिए ठीक रहेगा। चलिए हम बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सिलेबस, यहाँ पे सिलेबस बिल्कुल सही है विषय को। ठीक है। करिकुलम किसी मतलब बीएससी के लिए होता है, एमएससी के लिए, बीएड के लिए होता है, लेकिन किसी विषय को उसमें करना है तो वो आपके सिलेबस से संबंधित होता है। इसीलिए यहाँ पे सिलेबस सही है। और बस आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और फिलहाल आज का जो हमारा सेशन है वो आप 30 क्वेश्चन का ही रखिए। क्लास को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। ठीक है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल चुका है, ए ऑप्शन इसमें सही है। और हम फिलहाल आज के लिए यहीं पर अल्लाह आपसे अलविदा ले रहे हैं। तैयारी करते रहिए। आपका जो ग्रुप है थोड़ी देर बाद मैं ऑन कर दूंगा, अभी इसमें ग्रुप चैट ऑफ है। जल्दी से मिलते हैं उसी पे, और बाकी क्वेश्चन मैं आपको उसी ग्रुप पर भेज दूंगा। तो फिलहाल जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। मिलते हैं हम आने वाले वीडियोस में। जो भी प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की उसको भी नेट, आई होप सो। ठीक है। सो ओके, बाय, और तैयारी करिए अच्छे से, और हम मिलते हैं